नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये सेट 5 का छठवां पार्ट है और ये सेट 5 का आखिरी है। तो इसमें आपको आप लोग को शायद पता है ना कि ये जो चीज़ हम चला रहे हैं, जो सीरीज चला रहे हैं, ये रोशन आनंद सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनके द्वारा जो दिया जाता है दरोगा के लास्ट टाइम में डबल स्टार सीरीज का क्वेश्चन वही है। तो इसको हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करवाएंगे बोल बोल के, ठीक है। इसके बाद फिर से हम तुरंत ही लूसेंट भी शुरू करेंगे और तुरंत ही दोस्तों इसमें हम आपको शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक भी। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। चलिए शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। 1823 के लाइसेंस अधिनियम को चार्ल्स मेडकॉफ ने रद्द कर दिया था। 1823 का जो लाइसेंस अधिनियम था उसको चार्ल्स मेडकॉफ ने रद्द कर दिया। 1823 के लाइसेंस अधिनियम को चार्ल्स मेडकॉफ ने रद्द कर दिया था। 1823 का जो लाइसेंस अधिनियम था दोस्तों उसको चार्ल्स मेडकॉफ ने रद्द कर दिया था, ठीक है। 1835 के प्रेस अधिनियम के अनुसार, ठीक है, प्रकाशन, मुद्रक केवल, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। कहता है कि 1835 के प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक, मुद्रक केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देकर आसानी से अपना कार्य कर सकता था। कहता है कि 1835 के प्रेस अधिनियम के अनुसार जो प्रकाशक था ना, वो प्रकाशक या मुद्रक केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देकर आसानी से अपना कार्य कर सकता था, ठीक है। आगे देखेंगे। 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या कहता है? 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। कहता है कि 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। 1823 के लाइसेंसिंग नियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेनी होगी। 1823 के लाइसेंसिंग नियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो डेट याद रखिएगा, 1823 में आया था लाइसेंसिंग नियम जिसके अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेनी होगी, ठीक है। आगे कहता है कि 1823 के नियम अधिनियम 1823 के नियम अधिनियम से बचने के लिए राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। 1823 के नियम से बचने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो लिखा गया पत्रिका था मिरात उल अखबार, उसको उसको बंद करना पड़ा। भारत का पहला हिंदी अखबार जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसका नाम उदंड मार्तंड था, जो 1826 में आया था। भारत का पहला हिंदी अखबार जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया जिसका नाम था उदंड मार्तंड और ये 1826 में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार द बंगाल गजट था जो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये तो आप जानते हैं, सिर्फ डेट याद रखिएगा, 1780 में। तो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार द बंगाल गजट है जो 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुर्तगाल सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया था, ये सब जानता है, पुर्तगाल ही प्रिंटिंग प्रेस लाया था। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। 82 नंबर क्वेश्चन है। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में किया गया। आप जानते हैं कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना दोस्तों सूरत में की गई। जॉन मिडनॉल पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत की भूमि की यात्रा की थी। देखिएगा क्या कहता है कि जॉन मिडलॉन पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत की भूमि की यात्रा की है। जॉन मिडलॉन पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत की भूमि की यात्रा की है। 1857 क्रांति के बाद
भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया तथा कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया तथा कंपनी का शासन दोस्तों समाप्त हो गया। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा 1612 में सूरत में पहली बार ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा 1612 में सूरत में सबसे पहले सूरत में पहली बार ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा 1612 में, कब? 1612 में, कहाँ? सूरत में। तो अंग्रेजों द्वारा 1612 में कहाँ पर? सूरत में पहले ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। कहता है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया गया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया गया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में स्थापित किया गया। ठीक है। उसके बाद 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। 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 अब यूरोपीय शक्ति की बात आता है। कहता है कि वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली। केब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली। केब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली। केब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली। केब्राल। अच्छा, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा। अच्छा, उसके बाद कहता है दोस्तों कि मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। 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 कलकत्ता का संस्थापक है जॉन चॉर्नॉक। कलकत्ता का संस्थापक जॉब जॉब चॉर्नॉक। बम्बई का संस्थापक है गेराल्ड ओंगियर। बम्बई का संस्थापक है गेराल्ड ओंगियर। बम्बई का संस्थापक है गेराल्ड ओंगियर। अच्छा, उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर। एक बार फिर देखेंगे दोस्तों इसको। हम्म, कहता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली केब्राल। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली केब्राल। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली केब्राल। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा। मद्रास का संस्थापक दोस्तों कहता है कि मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नोक। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नोक। बम्बई का संस्थापक हो जाएगा गेराल्ड ओंगियर। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियर। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट हो जाएगा चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट हो जाएगा चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट हो जाएगा चार्ल्स आयर। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं दोस्तों कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अब देखिए स्टेटमेंट है, ठीक है। कहता है दोस्तों कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउटरम एवं टेलर कहा था। ठीक है, आगे चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए क्या कहता है सो देखिएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। यह कहा है बेंजामिन डिज़रायली कहे हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली बोले हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली बोले हैं। यह पूर्णतया देशभक्ति रहित तथा स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह सीले कहा है। यह पूर्णतया देशभक्ति रहित तथा स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह सीले बोला है। ठीक है, यह पूर्णतया देशभक्ति रहित तथा स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह सीले बोला है। यह सिपाही विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था, यह लॉरेंस बोला है। यह सिपाही विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था, यह लॉरेंस कहा। यह सिपाही विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था, यह लॉरेंस कहा। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि यह सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ और नहीं था, यह लॉरेंस तो कहा।
लेकिन यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, ये टी.आर. होम्स कहता है। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, यह टी.आर. होम्स कहा। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है, टी.आर. होम्स कहा। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर कहा। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह बात बोले हैं बी.डी. सावरकर। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, यह बात बोले हैं बी.डी. सावरकर। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर बोले हैं। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजूमदार बोले हैं। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजूमदार। अब कहता है कि 1857 की क्रांति सैनिक तथा असैनिक विद्रोह का सम्मिश्रण था, यह शशि भूषण चौधरी बोले हैं। 1857 की क्रांति सैनिक तथा असैनिक विद्रोहों का सम्मिश्रण था, शशि भूषण चौधरी बोले हैं। 1857 की क्रांति सैनिक तथा असैनिक विद्रोहों का सम्मिश्रण था, यह शशि भूषण बोले हैं, शशि भूषण चौधरी। 1857 की क्रांति की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से व्याख्या पूरन चंद्र जोशी ने की है। ठीक है, कहता है कि 1857 की क्रांति की मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या पूरन चंद्र जोशी ने की थी। 1857 की क्रांति की मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या पूरन चंद्र जोशी ने की थी। शशि भूषण चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। शशि भूषण चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। एक बार फिर से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार और देखेंगे। 1857 की क्रांति यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली बोलता है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, यह बात बेंजामिन डिज़रायली बोला है। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित तथा स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह सीले का कहना है। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित तथा स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह सीले का कहना है। यह सिपाही विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था, यह लॉरेंस का कहना है। यह सिपाही विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था, ये लॉरेंस कहे थे। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स कहे हैं। कौन कहे हैं? टी.आर. होम्स कहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, यह वी.डी. सावरकर बोले हैं। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यह वी.डी. सावरकर बोले हैं। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजूमदार बोले हैं। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजूमदार बोले हैं। 1857 की क्रांति सैनिक तथा असैनिक विद्रोहों का सम्मिश्रण था, यह शशि भूषण चौधरी बोला है। 1857 की क्रांति सैनिक तथा असैनिक विद्रोहों का सम्मिश्रण है, शशि भूषण चौधरी। 1857 की क्रांति सैनिक तथा असैनिक विद्रोहों का सम्मिश्रण था, यह शशि भूषण चौधरी बोले हैं। देखेंगे, 1857 की क्रांति की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से व्याख्या पूरन चंद्र जोशी ने की थी। 1857 की क्रांति की मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या पूरन चंद्र जोशी ने की थी। शशि भूषण चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। शशि भूषण चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना है। ठीक है, अब देखिए 84 नंबर क्या कहता है। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ खेल से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध दोस्तों गोल्फ खेल से है। देखिए, हजरत महल कप फुटबॉल से है। आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल से है। मर्डेका कप भी फुटबॉल से है। इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए ऊपर कहता है बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से संबंधित है। बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से, बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से, बेगम हजरत महल कप फुटबॉल से, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल से, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल से, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी फुटबॉल से। उसके बाद है मर्डेका कप, मर्डेका कप है दोस्तों फुटबॉल से, मर्डेका कप फुटबॉल से, मर्डेका कप फुटबॉल से, मर्डेका कप फुटबॉल से। नायडू ट्रॉफी शतरंज से, नायडू ट्रॉफी शतरंज से, नायडू ट्रॉफी शतरंज से, नायडू ट्रॉफी शतरंज से, नायडू ट्रॉफी शतरंज से।
खेतान ट्रॉफी भी शतरंज से, खेतान ट्रॉफी शतरंज से, खेतान ट्रॉफी शतरंज से, खेतान ट्रॉफी शतरंज से, खेतान ट्रॉफी शतरंज से, लिम्का 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 ट्रॉफी शतरंज से, दुबई कप दोस्तों, दुबई कप शतरंज से, 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 ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए, आगा खां कप हॉकी से, 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 बेटन कप हॉकी से, बेटन कप हॉकी से, बेटन कप हॉकी से, बेटन कप हॉकी से, बेगम रसूल कप भी हॉकी से, बेगम रसूल कप हॉकी से, बेगम रसूल कप हॉकी से, बेगम रसूल कप हॉकी से, सिंधिया गोल्ड 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 कप हॉकी से, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से, एजार कप हो जाएगा पोलो, एजार कप पोलो, एजार कप पोलो, राधा मोहन कप पोलो, एजार कप पोलो, राधा मोहन कप पोलो, एजार कप पोलो, राधा मोहन का पोलो, एजार का पोलो, एजार का पोलो, राधा मोहन का पोलो, एजार का पोलो, राधा मोहन का पोलो, एजार का पोलो, राधा मोहन का पोलो। साथ ही साथ राइडर कप, राइडर कप गोल्फ से है, राइडर कप गोल्फ से है, राइडर कप गोल्फ से है, वाकर कप गोल्फ से है, राइडर कप गोल्फ से है, वाकर कप भी गोल्फ से है, डनली कप भी दोस्तों गोल्फ से है, डनली कप गोल्फ से है, सर्किट कप गोल्फ से है, ठीक है, ये सब गोल्फ से है। अच्छा, डेविस कप दोस्तों टेनिस से, डेविस कप टेनिस, टेनिस कप टेनिस, डेविस कप टेनिस, ग्रैंड स्लैम टेनिस, ग्रैंड स्लैम टेनिस, ग्रैंड स्लैम, हॉफमैन टेनिस, हॉफमैन टेनिस, विंबलडन टेनिस, डेविस कप टेनिस, डेविस कप टेनिस, ग्रैंड स्लैम टेनिस, ग्रैंड स्लैम टेनिस, ग्रैंड स्लैम टेनिस, हॉफमैन कप टेनिस, हॉफमैन कप टेनिस, विंबलडन टेनिस, विंबलडन टेनिस। ये आपका मैथ है, मैथ रीजनिंग को छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर है संभवतः, करंट अफेयर को भी हम छोड़ने का काम करेंगे, लेकिन ये आपको काम आएगा। देखिए किसके किसके भी, ये उतना भी ये अच्छा है। देखिए क्या है सो दोस्तों, सो देखिएगा, कहता है कि धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है, भारत जापान, ठीक है। इतना ही जानिए, धर्म गार्जियन भारत जापान, धर्म गार्जियन भारत जापान, धर्म गार्जियन भारत जापान, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत जापान, धर्म गार्जियन भारत जापान, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, एकुवेरियन दोस्तों भारत मालदीव, एकुवेरियन भारत मालदीव, एकुवेरियन भारत मालदीव, एकुवेरियन भारत मालदीव, एकुवेरियन भारत मालदीव, ठीक है। इंद्र दोस्तों, इंद्र जो होता है ना वो भारत रूस, इंद्र भारत रूस, इंद्र भारत रूस, इंद्र भारत रूस, इंद्र भारत रूस, ठीक है। एकेमी दोस्तों होता है भारत अफ्रीकी देश के साथ, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर, ये करेंट अफेयर था, लेकिन फिर भी इसमें हम आपको जो सिर्फ किसके किसके बीच होता है वो बता दिया है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तंजानिया नौसेना ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यों का छठा भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। समझिएगा क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के द्वारा राज्य, किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यों का छठा भाग, विधान परिषद के कुल सदस्यों का छठा भाग माने 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का छठा भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अच्छा, मनोनीत सदस्य जिसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उसी को मनोनीत किया जाता है। साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान के व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए, राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को
राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यपाल द्वारा नामित जो सदस्य है वो किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधान परिषद आइए अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद का जो है वो अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद में सदस्यों को अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 होती है। पता है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है ना, सदस्यों विधान परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो विधानसभा की 1/3 अधिकतम, ठीक है, और न्यूनतम 40 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, संबंधित राज्य में विधान परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। कहता है कि संबंधित राज्य में विधान परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है विधान परिषद के, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसका? विधान परिषद के, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 169 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की गठन या उसके उन्मूलन की प्रक्रिया की बात बताई गई है। तो विधान परिषद किसमें है? आर्टिकल 169 में है। देखिए, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब साउथे में हो गया इधर वाला। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तो नॉर्थ साइड बोल सकते हैं, महाराष्ट्र भी तो साउथे में आया हालांकि। अच्छा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तो 6 ही राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। चलिए, अस्थाई निकाय द्वारा सदस्य का चयन कैसे होता है? जो विधान परिषद का चयन जो होता है दोस्तों, वो कैसे होता है? स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 सदस्य, स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 सदस्य, विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य, विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य, स्नातक द्वारा दोस्तों 1/12 सदस्य, स्नातक द्वारा 1/12 सदस्य, शिक्षक द्वारा 1/12 सदस्य और राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य। देखिए, स्थानीय निकाय द्वारा एक बार फिर से देखिएगा, स्थानीय निकाय द्वारा तो 1/3 सदस्य, विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्य, माने किसका? विधान परिषद का। तो स्थानीय निकाय 1/3 सदस्य को चुनता है, विधानसभा 1/3 सदस्य को चुनता है, स्नातक 1/12 सदस्य को चुनता है, स्नातक 1/12 सदस्य को चुनता है, शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्य, शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्य, राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका करेंट अफेयर है, उसको छोड़ते चलिए। हम्म, चलिए, ये आपका ग्रेन, हाँ ठीक, 90 नंबर क्वेश्चन सही है। ये मतलब सही तो सभी है लेकिन ये करेंट नहीं है, ये ठीक है। देखिए, ग्रेना हरित लवक, ग्रेना हरित लवक का घटक है। जो ग्रेना है वो हरित लवक का घटक है। ग्रेना हरित लवक का घटक है। लवक की खोज सबसे पहले हैकल ने किया था। लवक की खोज सबसे पहले हैकल ने किया था, तथा सिम्पर ने सबसे पहले लवक शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, लवक की खोज कौन किया था? हैकल ने। लवक की खोज कौन किया? हैकल ने किया। तथा सिम्पर ने सबसे पहले लवक शब्द का प्रयोग किया था। लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिम्पर किया, ठीक है। लवक शब्द का सबसे पहला प्रयोग सिम्पर करता है, लेकिन उसकी खोज जो है ना वो हैकल महोदय करते हैं। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। रंग के आधार पर ये तो आप जानते ही हैं कौन कौन है। एक में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यह हरे रंग के होते हैं तथा पौधों के उसी भाग में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं, जैसे पत्तियां तथा तने। समझ में आ गया? ये तो हरा रंग का होता है तथा पौधा के उन्हीं भागों में पाया जाता है जो प्रकाश में रहते हैं, जैसे पत्तियां और तना, ठीक है। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो जो सिक्कों की ढेर समान दिखाई देता है।
ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ग्रेना जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो सिक्कों के ढेर समान दिखाई देता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरित की सहायता से भोजन निर्माण करते हैं। जान गए? चलिए आगे। आगे क्या कहते हैं सो देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के ग्रेना में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है दोस्तों, डार्क रिएक्शन, वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट लाइट रिएक्शन दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। मैंने प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, अच्छा, क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखिए। ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, जो पुष्पों के दलों या रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों रंगीन होता है, जो पुष्पों के दलों या रंगीन भागों पत्तियों में पाए जाते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं। ये अधिकांशतः पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों रंगहीन होता है, जो अधिकांशतः पौधा के भूमिगत भागों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, जो अधिकांशतः पौधा के भूमिगत भागों में पाया जाता है। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार देखेंगे कौन कौन है। ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार कह रहा है कार्य के आधार पर। एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार कौन कौन है देखिए। सबसे पहले तो ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार कौन कौन है। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो है, यह शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। यह शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करता है। यह शर्करा को दोस्तों स्टार्च में परिवर्तित करता है। एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, ये काम गड़बड़ा गया था। चल रहा है ना। हाँ, कहता है दोस्तों कि जो एमाइलोप्लास्ट है ना, यह शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करता है। यह शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, इलायोप्लास्ट यह वसा का संचय करता है। इलायोप्लास्ट यह वसा का संचय करता है। इलायोप्लास्ट यह वसा का संचय करता है। प्रोटीनोप्लास्ट यह प्रोटीन का संचय करता है। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट क्या है, यह शर्करा को स्टार्च में बदलता है। यह ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार है। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट क्या है, यह शर्करा को स्टार्च में बदलता है। इलायोप्लास्ट क्या है, वसा का संचय करता है। प्रोटीनोप्लास्ट क्या प्रोटीन का संचय करता है। चलिए अगला। कहता है कि नेपाल के याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया है। नेपाल के जो याला ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर कहाँ है, नेपाल में है। तो नेपाल का जो दोस्तों याला ग्लेशियर है ना, तेजी से पिघल रहा है, जिसके कारण उसको मृत घोषित कर दिया गया है। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक से अब तक इसका 66% भाग कम हो चुका है। नेपाल का पहला ग्लेशियर है याला, जिसे मृत घोषित किया गया क्योंकि 1970 के दशक से अब तक यह 66% भाग कम हो चुका है। ठीक है, इसलिए ये करेंट अफेयर है, छोड़िए इसको। ये आपका रहा 92 नंबर क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट नहीं है, इसको देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि ध्यान ये Al2O3 प्लस 6HCl टेंस टू 2AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। Al2O3 प्लस 6HCl टेंस टू 2AlCl3 प्लस 3H2O। ध्यान दें,
ध्यान दें, यह प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद से है। अभिक्रिया में उत्पाद बनने के बाद समीकरण को संतुलित किया जाता है। जितना परमाणुओं की संख्या तीर के बाएं तरफ है, उतना ही तीर के दाएं तरफ भी होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं। देखिए, एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एल्युमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है। एल्युमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है। एल्युमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है, यह तृतीय आवर्त का तत्व है। ठीक है, एल्युमिनियम तृतीय आवर्त का तत्व है। अगर वर्ग पूछेगा तो 13वां वर्ग हो जाएगा, और आवर्त पूछेगा तो तृतीय आवर्त का तत्व है एल्युमिनियम। ठीक है, इसका प्रमुख है एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। चलिए, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन, ये भी आपका करेंट ही है। ठीक है, इसको देख लें एक बार। कहता है कि अडानी पावर ने भूटान देश में 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। 7 मई को सीमा सड़क संगठन माने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना दिवस मनाया गया है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस 7 मई को मनाते हैं। ठीक है, BRO की स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को, इसीलिए BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। मतलब एक तरह से क्षेत्रीय परिषद जो है ना, स्थापना कब हुआ? 1956 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना होता है, और एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है। अब क्या है सो देखेंगे। स्थापना का उद्देश्य क्या है कि राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया है। दोस्तों थोड़ा इसको, वो लगता है ना, थोड़ा वो करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, काफी मोटा हो गया है। हाँ, अभी ठीक। तो कहता है कि मूल रूप से पांच क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। जैसे उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तरी, जैसे कि देखिए आपका उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वी, पश्चिमी, एगो मध्य, 5 गो हो गया। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। तो देखिए याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया। तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन दोस्तों 1971 में किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, कहता है कि उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र में शामिल राज्य के मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के पद धारण करते हैं क्षेत्रीय परिषद के। और कार्य है कि ये परिषद केंद्र और राज्य के लिए सलाहकार के मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की भूमिका है। अध्यक्ष देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? आप लोग भूल जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष दोस्तों गृह मंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वो अपने क्या क्या मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में 1 वर्ष के लिए बारी बारी से होते रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्षेत्रीय परिषद के दोस्तों भूमिका। क्षेत्रीय परिषद की भूमिका को देखेंगे, क्या भूमिका है। क्षेत्रीय परिषद की भूमिका को देखेंगे तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, समन्वय एवं विचारों का आदान प्रदान करना। काफी बड़ा हो गया। दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का देखेंगे भूमिका क्या है। क्षेत्रीय परिषद का भूमिका है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, समन्वय एवं विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, एक बार फिर से,
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और समन्वय क्रियाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये करेंट अफेयर यार, करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा है, ये सब करना, ये सब कुछ नहीं चलेगा, करेंट अफेयर को वहीं छोड़ो। हाँ यहाँ ठीक है, 97 नंबर कहता है कि CaSO4 2H2O जिप्सम है, CaSO4 2H2O जिप्सम है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है ताकि मजबूती प्रदान करे। जिप्सम का प्रयोग दोस्तों सीमेंट में किया जाता है, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम को सीमेंट में मिलाने जिप्सम को सीमेंट में मिलाने से जमने की गति धीमी हो जाती है। जिप्सम जब सीमेंट में मिलाएंगे ना, जमने की क्रिया धीमी हो जाता है। जिप्सम को सीमेंट में मिलाने से जमने की गति धीमी हो जाती है, जिससे कारण यह मजबूत बनता है। ठीक है, मजबूत बनता है। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड से होता है, ये तो आप जानते हैं। जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से होता है, जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से होता है। जिंक सल्फेट का सूत्र ZnSO4 होता है, जिंक क्लोराइड का ZnCl2 होता है। ये आप जानते हैं। चलिए, अब क्या कहता है, जिंक ऑक्साइड का दोस्तों होता है जेडेनो, जिंक ऑक्साइड का जेडेनो। इप्सम इप्सम लवण MgSO4 7H2, इप्सम लवण होगा MgSO4 7H2, इप्सम लवण MgSO4 7H2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा सूत्र CaSO4 ½ H2O, ये तो आप जानते ही हैं। विरंजक चूर्ण का CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर के मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी अबंध के टूटने जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसको देखिए क्या कहता है, कहता है कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गन नोबल गैस है। ये क्या नंबर 99 नंबर क्वेश्चन आ गया। हाँ, देखिएगा, कहता है कि आर्गन जो है ना वो नोबल गैस है, आर्गन एक नोबल गैस है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन नोबल गैस है। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन नोबल गैस है। फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व है, 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 फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज रैले एवं रैमसे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज रैले एवं रैमसे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज रैले एवं रैमसे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रैले एवं रैमसे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रैले एवं रैमसे ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज रैले एवं रैमसे ने किया था। अक्रिय गैस वर्ग समूह 18 में पाया जाता है। अक्रिय गैस समूह 18 में पाया जाता है। अक्रिय गैस समूह 18 में पाया जाता है। अक्रिय गैस समूह 18 में पाया जाता है। साथ ही साथ अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस दोस्तों आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस दोस्तों आर्गन है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन भी अक्रिय गैस है, लेकिन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम का मिश्रण गुब्बारों व वायुयानों के टायर में भरने के लिए प्रयुक्त होता है।
हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण जो है वो गुब्बारा और वायुयान के टायर में भरने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण किसमें किसमें, गुब्बारा और वायुयान के टायर में। ऑक्सी कहता है कि ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में प्रयुक्त होता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है, जो गोताखोर पानी में जाता है ना सांस लेने के लिए, जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर लेके जाता है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है दोस्तों। खाली ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब आता है कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस दोस्तों जेनन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। कहता है NaCl सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन उपस्थित होता है। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन उपस्थित होता है। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है उसी को विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि प्राप्त आयनों की बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अक्रिय गैसों की भांति अस्थायी बनती है। सोडियम और क्लोरीन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होती है। ठीक है, ये आप देखिए, ये बनाने वाली चीज है, समझने वाला चीज नहीं है। कहता है कि आयनिक यौगिकों के उदाहरण NaCl आयनिक यौगिक है, MgCl2 आयनिक यौगिक है, CaO आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक है दोस्तों, NaCl आयनिक यौगिक है, MgCl2 आयनिक यौगिक है, CaO आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक कौन कौन हो जाएगा, NaCl आयनिक यौगिक है, MgCl2 आयनिक यौगिक है, CaO आयनिक यौगिक है। आयनिक बंधन बनाने वाले यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक बंधन बनाने वाला यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत जल्द हम क्वेश्चन बैंक लेकर भी आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।